गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 14 मई का द हिंदू। तो पहला जो टॉपिक है वो प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन हुआ है, पीएम द्वारा संबोधन कहाँ पर। एक एयरबेस है, आदमपुर एयरबेस, वहाँ पर किया गया है। वहाँ पर भारत के जो सशस्त्र बल के सैनिक हैं उनको संबोधित किया है। तो उसका स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है वो हमें समझना होगा। आदमपुर एयरबेस जो है वो पंजाब में है। कहाँ है? तो क्वेश्चन तो ये भी आ ही सकता है कि आदमपुर एयरबेस जहाँ से पीएम द्वारा संबोधन किया गया था कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद का उनका पहला संबोधन है भारतीय सशस्त्र बलों को, भारतीय सेना के जवानों को। यहाँ पर क्यों कहा गया? क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया गया कि पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को बहुत नुकसान पहुँचाया है, प्लस वहाँ पर तैनात S-400 डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है, वहाँ पर संबोधन किया है, उनके पीछे बैकग्राउंड में ये S-400 तैनात था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और पाकिस्तान को साफ मैसेज दिया गया है कि S-400 को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मतलब उनके द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो क्या है? झूठा है। ठीक। प्लस एक और बात, चूँकि ये इशू जो चल रहा है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर, तो जो विवाद हुआ है, विवाद नहीं, जो हमला भारत ने किया है, उसको लेकर कई बातें सामने आ रही हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बन गई थी, भारत और पाक के बीच जो युद्ध की स्थिति बन गई थी, उसमें सीज फायर का काम, सीज फायर या ट्रूस इंग्लिश में अगर याद रखना है, CEASE, सीज फायर या ट्रूस, दोनों सेनाओं के बीच जो युद्ध को स्थगित किया जाता है, सीज फायर उसको है, उसी को सीज फायर या ट्रूस कहा जाता है। तो उसके बीच जो मध्यस्थता का काम किया है वो अमेरिका के ट्रंप ने किया है या अमेरिकी प्रशासन ने किया है। तो अमेरिका इसका क्लेम लेने में लगा हुआ कि हमने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया है सीज फायर करवा के। तो अगर उसको चाहिए तो हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने रुख एकदम साफ कर दिया है और यही भारत का स्टैंड है। ठीक है, भारत का क्लियर कट स्टैंड क्या है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर? भारत का कहना है और भारत का स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय मुद्दा है, द्विपक्षीय विवाद है या द्विपक्षीय मुद्दा है। इसका मतलब क्या है? यह जो मुद्दा है या विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का है। और इस विवाद का निस्तारण ये दोनों देश ही करेंगे आपस में। निस्तारण हम स्वयं कर लेंगे, इसमें किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। अर्थात भारत इस द्विपक्षीय विवाद में किसी भी तीसरे पक्ष की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता है। साफ साफ है, स्पष्ट। तो आपसे कभी कोई पूछता है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत का स्टैंड क्या है, यही स्टैंड है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा क्या है? बेसिकली जो POK वाला मुद्दा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो हमारा हिस्सा है। पहली बात, जो अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है, ये पहली बात हमारी होगी POK पर। POK वो भारत का हिस्सा है जिस पर अवैध रूप से, अनधिकृत रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। अतः यह द्विपक्षीय स्तर पर विवादित है और इसका निस्तारण हम दोनों मिलकर ही करेंगे, भारत और पाकिस्तान। दूसरी बात, क्यों ऐसा भारत कह रहा है? क्योंकि भारत इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं चाहता है।
जम्मू कश्मीर का JNK का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं चाहता है। इंटरनेशनलाइजेशन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा बन जाए, सब वो इस पर विवाद कर रहे हैं, अपना अपने बयान दे रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, यूएनओ के पास गया, यही सब अंतर्राष्ट्रीयकरण कहलाता है। ठीक है, भारत ऐसा क्यों कहता है कि ये द्विपक्षीय विवाद है? इससे पहले तो यूएनओ में गया था जम्मू कश्मीर को लेकर के, लेकिन 1971 में जब वार हुआ उसके बाद एक समझौता हुआ था, आपने सुना होगा, शिमला समझौता। शिमला समझौता कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था 1972 में। इस समझौते में कुछ बातें कही गई थी। ये शिमला समझौता हुआ था, तत्कालीन भारत की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी बनाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये पाकिस्तान के थे, वहाँ के उस समय के जो भी मुखिया थे इनके भी समझौता हुआ था, साइन किया था। इस समझौते में एक बात स्पष्ट की गई थी जम्मू कश्मीर को लेकर, कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है। इसी समझौते में हमने इनसे कहलवा लिया था कि आज जम्मू कश्मीर का विवाद द्विपक्षीय विवाद है और इसका निस्तारण हम मिलकर करेंगे द्विपक्षीय स्तर पर, और हमेशा भारत इसी को कोर्ट करता है। शिमला समझौते में कुछ और भी बातें थी, जैसे इसके तहत युद्ध रोका गया 1971 का, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, तो सैनिकों को वापस किया गया, मुक्त किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभर के सामने आया। तो ये सब चीज़ें हुई थी शिमला समझौता में। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। नया मुद्दा क्या है? नेक्स्ट मुद्दा है CGI के संबंध में। तो भारत के नए CGI कौन बने हैं? BR गवई साहब बने हैं नए CGI। CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने शपथ ली है 14 मई को। BR गवई, पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने शपथ ली है। ये बने हैं 52वें CGI। CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में खास बात क्या है भूषण जी के बारे में? BR गवई साहब के बारे में कि ये देश के पहले बौद्ध CGI हैं, पहले बुद्धिस्ट CGI हैं। दूसरी बात क्या है इनके बारे में? दूसरी बात ये है कि ये दूसरे दलित CGI हैं। तो पहले कौन थे? पहले थे KG बालाकृष्ण साहब। ठीक, तो ये तो इनके बारे में हो गई। अब कुछ हम जानते हैं इस पद के बारे में। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या है। सर्वोच्च न्यायालय, एक या कट जाएगा, के मुख्य न्यायाधीश
या न्यायाधीश, दोनों के बारे में ये सच है। हमें जो जानना है, इनको हटाता कौन है, नियुक्त कौन करता है। तो एक बात याद रखेंगे एकदम हाईलाइटेड मोड में, क्या? नियुक्ति। दूसरा, नियुक्ति हो गई किसी व्यक्ति की, उसके बाद नियुक्ति के बाद होती है शपथ। शपथ के बाद होता है इस्तीफा, अगर देना चाहते हैं आप। ये तीन चीज़ें अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक ही बात है, इनको, या फिर हाईकोर्ट के जज हैं उनको भी, ये तीनों ही चीज़ें राष्ट्रपति करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आप बताइए। राष्ट्रपति। भारत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, राष्ट्रपति। उनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। उनको हटाता कौन है, इस्तीफा के केस में उनको हटाता कौन है, राष्ट्रपति। वैसे भी उनको हटाने का आदेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। सबका जवाब है राष्ट्रपति। जिन पदों पर आप पढ़ते हैं राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, उन पदों पर शपथ भी वही दिलवाता है। और संवैधानिक पद कोई भी है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति मुखिया है। ठीक है। रिकमेंड कोई भी करेगा, बट नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो इस्तीफा वाला जान गए आप। इनका टेन्योर, इनका मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्लस सर्वोच्च न्यायालय के जो नॉर्मल न्यायाधीश हैं उनका, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जो भी जज हैं उन सबका कार्यकाल होता है 65 साल तक। 65 साल तक मतलब ये होता है 65 साल की उम्र तक होता है। मतलब उनकी उम्र जिस दिन 65 साल हो जाती है उस दिन वो रिटायर हो जाएंगे। सीधा सरल। उम्र कैलकुलेट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ रहती है, वहीं से 65 साल जोड़ लीजिए, उस तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे। अगर इनको पद से हटाना है तो कैसे हटाएंगे? पद मुक्ति देनी है कि भाई अब नहीं कर सकते आप काम, तो हटाने के लिए पद मुक्ति, हटाने के लिए ग्राउंड चाहिए आपको। किसी को संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है तो क्या ग्राउंड है आपके पास? ग्राउंड इसके सिर्फ दो हैं। कौन से? या तो वो सक्षम ना हो काम करने में, इसको बोलते अक्षमता, इंग्लिश में इनकैपेसिटी। दूसरा मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर। कदाचार। मिसबिहेव मतलब कदाचार। ये कदाचार प्रूव होना चाहिए, साबित होना चाहिए। कदाचार का मतलब क्या होता है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। जैसे करप्शन के चार्जेस हैं, भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए पैसों, तो इन सब चीज़ों को उसमें काउंट किया जाता है। ठीक। इस आधार पर, इन्हीं दो आधारों पर एक प्रस्ताव बनाना पड़ेगा। प्रस्ताव तैयार कराएगा कौन? सांसदों के द्वारा। फिर ये प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा। और जब कोई भी प्रस्ताव सदन में पेश होता है तो उसको पारित करने के लिए, इसको पारित करने के लिए क्या चाहिए होगा? विशेष बहुमत से पारित करना होगा। विशेष बहुमत से दोनों सदनों द्वारा, संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से आप विशेष बहुमत से पारित करवाएंगे। और इसके आधार पर राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा और उन्हें
पद से हटा देगा। ये इनके हटाने की प्रक्रिया हो गई। ठीक, तो हमने जान लिया ये प्रक्रिया जो हमने बताई आपको, नियुक्ति से शपथ, नियुक्ति, इस्तीफा, कार्यकाल, पदमुक्ति, ये सारी बातें हाईकोर्ट के जज के बारे में भी सही हैं, सिवाय इस उम्र के। 65 साल वहाँ नहीं होता है हाईकोर्ट में होता है 62 साल। बाकी सब वही है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है मालदीव की वित्तीय स्थिति के बारे में है। तो जानते हैं मालदीव की वित्तीय स्थिति क्या है। और ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मालदीव की जो हालत है वो ख़राब है। वित्तीय स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति दयनीय है, वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान की। इसका मतलब ये हुआ आर्थिक स्थिति दयनीय है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है उसकी, और उसका जो कर्ज है जिसको बोलते हैं पब्लिक डेप्ट, सार्वजनिक कर्ज, मतलब सरकार ने जो कर्जा ले रखा है वह बहुत ज़्यादा है और उसके पेमेंट के लिए, उसके पास भुगतान के लिए पैसे भी नहीं हैं। उसके अलावा वहाँ का राजकोषीय घाटा, सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो भी बहुत अधिक है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के द्वारा एक वर्ष में अपने खर्चे की पूर्ति के लिए जो उधार उठाया जाता है, जो उधार लिया जाता है, वही है राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा आप लोग समझ गए होंगे, सरकार द्वारा लिया जाने वाला उधार। तो सरकार की उधारी, यही होता है राजकोषीय घाटा। किस लिए? खर्च को पूरा करने के लिए, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ऐसा है मामला। तो इस मामले में न्यूज़ हमारे लिए ज़रूरी क्या है? यहाँ पर भारत ने टी बिल्स खरीदे हैं। किसके? मालदीव से। किसके माध्यम से खरीदे हैं? वहाँ पर हमारा बैंक है SBI, उसके माध्यम से भारत ने टी बिल्स खरीदे हैं। तो कितने के टी बिल्स खरीदे हैं? इसकी अमाउंट है 50 मिलियन डॉलर। 50 मिलियन। टी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स, सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं मार्केट में, तो लोग खरीदते हैं और उसके बदले में वो पैसा देते हैं सरकार को। तो हमने उनको 50 मिलियन डॉलर दिए हैं। चूँकि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि भारत ने खरीदे हैं। दूसरा, वहाँ की स्थिति खराब है, इसके लिए मालदीव सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो मालदीव सरकार ने कदम क्या उठाए हैं? एक कदम है इनका करेंसी स्वैप का। क्या? करेंसी स्वैप। करेंसी का मतलब मुद्रा, स्वैप का मतलब होता है अदला बदली। और करेंसी स्वैप का मतलब होगा मुद्रा की अदला बदली। मुद्रा मतलब पैसा। सोचने की बात यहाँ पर ये किसके साथ इन्होंने किया है करेंसी स्वैप? ये मालदीव ने आदेश जारी किया है कि जो टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, क्या आते हैं? टूरिस्ट, यात्री, पर्यटक, हिंदी में ज़्यादा अच्छा है, पर्यटक आते हैं, उनसे हर महीने, जो भी पर्यटक वहाँ जा रहे हैं उनसे $500 प्रति मंथ, पर माह लेना है। किसको? जिसके यहाँ ठहरेंगे, रिसॉर्ट मालिक को। कैसे?
होगा क्या कि जब कोई टूरिस्ट हो जाएगा वहाँ पे तो किसी रिसॉर्ट के यहाँ रुकेगा रिसॉर्ट में, तो जहाँ रिसॉर्ट में रुकेगा वहीं पर उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है उस रिसॉर्ट के लिए या उस होटल के लिए कि उस टूरिस्ट से आप $500 लेंगे हर महीने। मतलब महीने में 2 बार आया तो कोई बात नहीं, एक बार आया तो $500 देना होगा उसको। और बदले में ऐसा नहीं कि पैसे ले लेंगे, बदले में वहाँ का रिसॉर्ट उसे मालदीव की जो करेंसी है उसका नाम है रुपया, वो उसको देगा। मतलब ये हुआ, कैसे होगा, जो रिसॉर्ट का मालिक होगा और एक तरफ पर्यटक होगा। पर्यटक देगा $500 और रिसॉर्ट का मालिक $500 के बराबर जो मालदीव रुपया है वो पर्यटक को दे देगा, पर्यटक अपना खर्चा करे पैसा। इसी को बोला गया करेंसी स्वैप। तो यहाँ पर दो लोग हैं, कभी कभी सरकारें ऐसा एग्रीमेंट करती हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। कारण क्या होता है करने का, क्योंकि उन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करती हैं, जैसे कि भारत ने किया था जापान से। इवन मालदीव का भी भारत से हो रखा है। ठीक है, फिलहाल इतनी जानकारी हमें यहाँ पर देनी थी आपको। अब हम आगे चलते हैं। ईरान की वार्ता चल रही है अमेरिका से ऑन न्यूक्लियर, नाभिकीय मुद्दे पर। तो ईरान और अमेरिका के बीच नाभिकीय समझौता हुआ था कब? 2015 में। तो उस दौरान ये हुआ था कि ईरान जो यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है वो कितना करेगा? 3.67%। यूरेनियम का संवर्धन, संवर्धन का मतलब है इनरिचमेंट। इतने परसेंट तक की अनुमति 2015 के समझौते में दी गई थी ईरान को अमेरिका के द्वारा, लेकिन बाद में ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया, उससे बाहर आ गए अमेरिका। तो ईरान ने फिर शुरू कर दिया यूरेनियम का संवर्धन। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा क्या इशू है, वो कर रहा है तो उसको करने दो। वो करते करते पहुंच गया है 60% तक। ठीक है, अब यूरेनियम की 2 कैटेगरी होती हैं। एक होता है 90% एंड अबव, बाकी होते हैं इससे कम। ये 90% एंड अबव जो होता है ये होता है वेपन ग्रेड का यूरेनियम। वेपन ग्रेड मतलब होता है हथियार बनाने वाला यूरेनियम। इसी का उपयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने में। तो 60% तक पहुंच गया है, 30% और बचा हुआ है। अगर उसने ये भी बना लिया ना तो परमाणु बम बना ही लेगा ईरान। तो इसी का डर है अमेरिका को कि ये नहीं करने देना है। और रही बात नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, उसके लिए तो बहुत है 60%, वो उसका काम चल सकता है। तो ईरान ने कहा है कि हम अपना लिमिट कर सकते हैं, 60 तक तो कर ही दिया है हमने, हाँ हम सीमित कर लेंगे थोड़ा सा इनरिचमेंट समझौता अगर अमेरिका करना चाहे तो। ठीक, तो बस यही उसकी शर्त है। अमेरिका चाहे तो हम समझौता कर सकते हैं। अभी तक ईरान झुकने को तैयार नहीं था, बट अब दिख रहा है कि वो समझौते के लिए रेडी है। नेक्स्ट है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका, शेख हसीना, ये कहाँ रह रही हैं इस समय? ये रह रही हैं भारत में। इन्हीं पर न्यूज़ है। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ऑस्टेड पीएम।
इनकी पार्टी का नाम क्या है? अवामी लीग। और इनकी पार्टी है भारत की समर्थक, या भारत इनकी पार्टी का समर्थक है, या ये भारत के फेवर में काम करती हैं। ठीक है। इनकी पार्टी अवामी लीग को जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया है। पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है रद्द कर दिया है वहाँ के आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने। क्यों? कारण दिया है क्योंकि अभी जो आंदोलन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने देश से भागना पड़ा, उस दौरान बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई और इसे कहा गया वार क्राइम, युद्ध अपराध। और इस युद्ध अपराध के लिए चल रहा है केस शेख हसीना जी के ऊपर। तो जब तक केस का ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, केस का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक के लिए इनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है वहाँ की सरकार ने। सरकार कौन सी है वहाँ की? अंतरिम सरकार चल रही है अभी। कौन सी सरकार है? अंतरिम। मतलब प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपना देश छोड़ने के बाद से चुनाव हुआ नहीं है, तो वहाँ पर टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई है जिसको लीड कर रहे हैं एडवाइजर के रूप में मोहम्मद यूनुस। नाम याद रखेंगे इनका। कारण क्या है? इनको नोबेल भी मिला हुआ है। तो ये लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। इन्हीं के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है। अब घोषणा कर दी है इन्होंने चुनाव की। अब चुनाव की घोषणा हो ही गई है, तो इनके पार्टी को बाहर करने के लिए ऐसे आरोप लगाकर युद्ध अपराध और ऐसे करके उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, ताकि ये इनकी पार्टी जो है अवामी लीग वहाँ पर चुनाव न लड़ पाए। ठीक। अब भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? वहाँ पर पार्टी दूसरी नेशनलिस्ट पार्टी जो भारत के हित में नहीं है। भारत ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर किया है क्या? भारत ने साफ कहा है दो चीज़ें वहाँ पर हुई। पॉलिटिकल स्पेस सीमित कर दिया गया है। पॉलिटिकल स्पेस का मतलब चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी बाहर हो गई, तो पॉलिटिकल स्पेस क्या हो गया? कम किया जा रहा है। दूसरा, भारत ने कहा है कि चुनाव करवाइए, हम चुनाव के लिए मना नहीं करते, लेकिन चुनाव होना कैसा चाहिए? चुनाव होना चाहिए निष्पक्ष। चुनाव होना चाहिए फेयर, फ्री, स्वतंत्र, फ्री, फेयर एंड इनक्लूसिव, समावेशी। चुनाव समावेशी होना चाहिए। तो कोई भी चुनाव हो, चाहे भारत में हो, वो भी ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए भारत मांग कर रहा है कि चुनाव निष्पक्ष हो। निष्पक्ष मतलब किसी का पक्ष ना लिया जाए, स्वतंत्र रूप से करवाया जाए, किसी पार्टी का दबाव ना हो आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर। समावेशी हो, सभी पार्टियों को मौका दिया जाए। यहाँ केंद्र में समावेशी है जो अवामी लीग के लिए है। हम बात कर रहे हैं कि इसको भी शामिल किया जाए, सभी पार्टियों को शामिल किया जाए। इवन भारत में भी चुनाव ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। कारण क्या है? अवामी लीग वहाँ की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। 1971 में जब आज़ाद हुआ बांग्लादेश, तो उसमें अवामी लीग की बहुत बड़ी भूमिका थी और भारत ने भी भूमिका वहाँ निभाई ही थी 1971 के वार में। ठीक। 1971 जो वार हुआ था, उसके बाद में आपको पता ही है समझौता हुआ था। कौन सा? शिमला। कब हुआ था? 1972। भारत में हिमाचल प्रदेश, उसकी राजधानी शिमला, वहीं पर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है MSME। MSME को ऋण की समस्या, इस पर एक रिपोर्ट आई है सिडबी की। ठीक है। हमें देखना क्या है यहाँ पर, MSME की प्रॉब्लम्स क्या हैं।
ठीक है। तो सिडबी की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि एमएसएमई सेक्टर को जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भूमिका महत्वपूर्ण है। किसकी? एमएसएमई की। कैसे? अच्छा, एमएसएमई का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ पहले, फिर हम इसकी भूमिका देखते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका फुल फॉर्म है। ये महत्वपूर्ण क्यों है भारत के लिए? 3 रीजन इसके सबसे महत्वपूर्ण हैं जो इसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं। पहला, रोजगार सृजन में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग 20 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ठीक। दूसरा, इसका जो निर्यात में हिस्सेदारी है भारत की, वो 45% तक है। मतलब भारत से अगर 100 रुपये की चीज़ें निर्यात हो रही हैं तो उसमें 45 रुपये निर्यात कर रहा है एमएसएमई सेक्टर। ठीक। प्लस जीडीपी में, तीनों बातें याद रखेंगे, जीडीपी में हिस्सेदारी इसकी 25 से 30% है। मतलब अगर भारत में 100 रुपये का सामान बन रहा है तो 30 रुपये का सामान एमएसएमई बना रहा है। तो ये तीनों चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं जो एमएसएमई को महत्वपूर्ण बनाती हैं। लेकिन एमएसएमई सेक्टर के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, हमें इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना, रिपोर्ट किसी की भी हो। समस्या क्या है? उसको लोन नहीं मिलता है। तो कर्ज, लोन, ऋण, या ज़्यादा अच्छा शब्द है क्रेडिट, और क्रेडिट के लिए लिखते हैं साख। साख की समस्या है उसको। क्रेडिट गैप है इसको बोलते हैं। कितना? मतलब साख की समस्या क्या है? इसको लोन जो है नहीं मिलता है। साख मतलब ऋण की समस्या। कैसे? ऋण इसको जो नहीं मिलता है, कहाँ से? बैंकों से, जिसको बोलते हैं कौन सा ऋण? फॉर्मल क्रेडिट। औपचारिक ऋण नहीं मिल पाता है। देखिए, ऋण होते हैं दो, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे आप ऋण, इसको बोलते हैं क्रेडिट। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक ऋण, दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक को बोलते हैं इनफॉर्मल, औपचारिक को बोलते हैं फॉर्मल। औपचारिक क्या होता है? जो आप बैंकों से लेते हैं। बैंक कोई भी हो, चाहे सरकारी है, प्राइवेट है, कोई भी है, या आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक है, सोसाइटीज़ हैं, कहीं से भी लीजिए, ये सारा औपचारिक है। अनौपचारिक वाले में क्या है? जहाँ पेपर कुछ नहीं लगता, आप गए, भैया हो पैसा दे दो, वो हो गया अनौपचारिक। जैसे आपने रिश्तेदार से ऋण ले लिया, भैया हो 10 लाख रुपए या 2 लाख रुपए दे दो, हम दे देंगे। रिश्तेदार से ले लिया आपने। किसी को आपने सामान बेचा है, जैसे कि साहूकार हैं, गांव में जो होते थे, अभी भी होते ही हैं। अभी किसानों के पास जब जाएंगे तो वहाँ अड़तिया होता है, जहाँ वो अपना सामान बेचते हैं। तो ये सब क्या है? अनौपचारिक हैं। इनके पास कुछ होता नहीं है। आप गए, 1 लाख लोन लिए, 20% के ब्याज ले रहे हैं। तो यहाँ ब्याज क्या होता है? ज़्यादा देना पड़ता है, तो लोन महंगा पड़ता है। तो यहाँ पर इनकी समस्या है औपचारिक ऋण की।
और जब औपचारिक ऋण इनको नहीं मिलता है तो ये अनौपचारिक लेते हैं, अनौपचारिक ऋण महंगा पड़ता है। ठीक, एक इन्होंने आंकड़ा दिया है कि कितना औपचारिक ऋण अभी इनको ज़रूरत है ऋण की। क्रेडिट गैप बताया है कि 30 लाख करोड़ का है। अमाउंट याद जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। इतना करोड़ जो है इसको क्रेडिट मिलना चाहिए जो भी कि नहीं मिल पा रहा है। तो फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, इनके पास जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, इनके यहाँ जो लोग काम करते हैं, मतलब एमएसएमई सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो स्किल्ड नहीं हैं, उनके पास कौशल नहीं है। कौशल का मतलब स्किल। जैसे कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर चलाने वाला है तो वो स्किल्ड ही नहीं है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह की जो स्किल होनी चाहिए कि जिसको जो काम दिया जाए तुरंत कर ले, तो वो स्किल नहीं है। एक समस्या यहाँ पर ये है। और यहाँ सर्विस सेक्टर जो है उसको तो बिल्कुल ऋण नहीं मिलता है, वहाँ तो और ज़्यादा समस्या है ऋण की। और ऋण अगर महिलाएं ले रही हैं, एमएसएमई अगर महिलाएं चला रही हैं तो उनको तो, महिलाएं जो अगर चला रही हैं एमएसएमई तो महिलाओं को तो और भी ऋण नहीं मिलता है। वुमेन के लिए तो ऋण की और ज़्यादा समस्या है। तो ऋण एक बड़ी समस्या है इनके लिए। ऋण प्लस स्टाफ के जो है इनका स्किल नहीं है। इसके अलावा इनका जो पैसा कोई ले लिया, बड़ी कंपनियों को इन्हें सामान बेचा तो टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, समय पर भुगतान नहीं। प्लस चूँकि पैसा नहीं होता है तो ये लोग क्या कर पाते हैं, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड भी नहीं कर पाते हैं। तो इनका जो संयंत्र होते हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, तो उत्पादन भी नहीं हो पाता है, तो उत्पादकता भी कम होती है। तो ये इनकी समस्याएं हैं इनके एमएसएमई सेक्टर की। लेकिन यहाँ पर ये तो आपका मेंस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, एमएसएमई के लिए सरकार ने परिभाषाएं बदली हैं। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम उद्यम, इंटरप्राइजेस का मतलब होता है उद्यम, उद्यम। ठीक है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल का मतलब लघु, मीडियम का मतलब मध्यम। इनको ऐसे उद्यम जो भी लोग करते हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा कि वो कौन से सेक्टर में आता है, माइक्रो में है कि स्मॉल में है या मीडियम में है या फिर किसी में नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने बनाया है फार्मूला कि इतना निवेश करोगे तो आपको इतना माना जाएगा, निवेश और टर्नओवर के आधार पर। तो क्या है निवेश के आधार पर, क्या है माइक्रो किसको मानेंगे, जो 2.5 करोड़ का निवेश कर रहा है वो माइक्रो है। 2.5 को पॉइंट हटाया मैंने, 25 करोड़ कर दिया। अगर 25 करोड़ कर रहा है तो स्मॉल में आएगा, अगर इसी को 125 उसने कर दिया तो मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाएगा। साथ ही में 2.5 करोड़ का टर्नओवर, जिसने 2.5 करोड़ का निवेश किया है उसका टर्नओवर कारोबार 10 करोड़ का है, 2.5 गुणे 4, सब में 4 कर दीजिए, यहाँ पर भी 4। इसका 100 करोड़ होना चाहिए लघु का, और मीडियम का 500 करोड़ होना चाहिए टर्नओवर। तो ये परिभाषा सरकार ने तय की है नई। कौन से एक्ट के तहत हुई है, इनके लिए एक एक्ट बना हुआ है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट 2006। इसी एक्ट में ये प्रावधान है जिसमें परिभाषाएं बदली गई हैं। ठीक है, सरकार ने भी इनके लिए प्रयास किए ऋण वगैरह के लिए, जैसे इनके लिए उद्यम पोर्टल बनाया है। तो सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है, तो सरकार कर रही है, उद्यम पोर्टल बनाया है जहाँ ये रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। एमएसएमई के तहत परिभाषाओं को बदला है जो हमने आपको बताया ये। इसके अलावा कोलेटरल फ्री लोन की व्यवस्था भी की है सरकार ने इनके लिए।
लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं है। तो ये हो गया हमारा एमएसएमई के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी। नेक्स्ट है रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं। खुदरा मुद्रास्फीति, अप्रैल में हो गई है 3.16। परसेंटेज। ये आंकड़े आए हैं जिसे जारी किसने किया है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मुद्रास्फीति होती क्या है। फिर ये आंकड़े जारी किए हैं मॉस्पी ने। आगे हम पढ़ते हैं मॉस्पी क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हिंदी में हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, इसने जारी किए हैं, या इसके अंडर एक ऑफिस है एनएसओ, उसने जारी किए हैं। तो जारी कौन करता है? एनएसओ जारी करता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जाते हैं। मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होते हैं, ये तो पता चल गया, हर महीने जारी होते हैं। ठीक, और यही जारी करता है। अब हम समझते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। तो पहले हम मुद्रास्फीति समझेंगे, फिर बाकी चीज़ें। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। काफ़ी वास्ट टॉपिक है, हम उतना समझेंगे जितनी हमारी इस समय कम से कम ज़रूरत है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? समय के साथ या एक समयांतराल में वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि। वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि को ही कहते हैं मुद्रास्फीति। जैसे 2023 में आपको एक बिस्किट कोई 5 रुपए का मिल रहा था, अब वही बिस्किट 2025 में 10 रुपए का मिल रहा है। 10 नहीं तो 8 तो कम, 10 ही मान लो, 10 का मिल रहा है। तो क्या आप कहते हैं ना बहुत महंगा हो गया बिस्किट। महंगा हो गया मत, फिर आदमी कहता नहीं महंगा तो हो ही गया, महंगाई भी बढ़ गई है। और ये महंगाई जो बढ़ गई है इसी को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक, तो महंगाई क्या है? मुद्रास्फीति है। एक बात, मुद्रास्फीति को मेजर किस में करते हैं? नापना। मुद्रास्फीति को नापने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक पैमाना इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है CPI। दो पैमाने हम लोग यूज़ करते हैं, एक होता है WPI, दूसरा होता है CPI, मुद्रास्फीति नापने के लिए। हमारे लिए चर्चा का विषय है CPI। फिलहाल इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो मुद्रास्फीति हम किससे नापते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर की जाती है। ठीक है, WPI से भी नापी जाती है, लेकिन हमारे टारगेट में भारत सरकार जो करती है, जिसको लक्ष्य के रूप में, पॉलिसी के रूप में यूज़ किया जाता है, वो CPI है। आंकड़े WPI के भी आते हैं, ऐसा नहीं कुछ के नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? CPI, इसका बेस ईयर क्या है? बेस ईयर का मतलब आधार वर्ष। तो आधार वर्ष है 2012,
तो 2012 की कीमतों के आधार पर हम नापते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के भीतर। मेजर कैसे करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नापने के लिए? इसने बास्केट बनाया हुआ है, बास्केट ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान और सर्विसेज। बास्केट का मतलब क्या होता है? बास्केट का मतलब होता है समूह। यहाँ पर एक समूह बनाया है जिसमें कुछ वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं, जैसे खाने पीने का सामान। और यहाँ वो सामान शामिल होगा चूँकि नाम देखिए क्या है, कंज्यूमर, जो उपभोक्ता उपभोग करता है सामान्य रूप से। उपभोक्ता कौन है? हम लोग जो खाते पीते हैं वही उपभोक्ता हैं। हमें लोग तो खाते पीते हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो मूवी देखने जा रहे हैं, परिवहन भी कर रहे हैं, मोबाइल बात भी करते हैं, तो ये सब क्या है? इन्हीं पर तो पैसा खर्च करते हैं। और इन्हीं पर जब खर्च कर रहे हैं तो इन पर हमारा जो खर्च हर साल में वृद्धि हो जाती है वो महंगाई है। तो इसी को सामूहिक रूप से मेजर करते हैं। जैसे तो उसका ग्रुप बना रखा है, जैसे खाने के सामान जो है, खाना पीना दोनों है इसमें शामिल। पीना फूड एंड ब्यूरेज मतलब कोल्ड ड्रिंक टाइप का, वो वाला पीना दूसरी जगह पे है। दूसरा, आप जो रहते हैं यहाँ पर सबसे अच्छा है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो रोटी आपने ऊपर लिख दी, कपड़ा भी इसमें शामिल है, एक ग्रुप है। क्लॉथिंग एंड, कपड़े तो हो गए लेकिन बूट भी चाहिए, तो फुटवियर एक ग्रुप ये है। तीसरा ग्रुप इन्होंने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये रोटी हो गया, ये कपड़ा हो गया, मकान दैट इज हाउसिंग। मकान में कितनी बढ़ोतरी हुई मकान के किराए में। इसके बाद कुछ लोग पान पुकार खाते हैं तो उसका भी एक ग्रुप है, पान मसाला और अन्य चीज़ें जो खाते हैं लोग साथ में। तो ये 4 ग्रुपिंग हो गई मुख्य रूप से। एक ग्रुपिंग है सबसे बड़ा मिसलेनियस करके इन्होंने बना रखा है। तो उस मिसलेनियस में क्या कर रखा है कि इसी में आपकी शिक्षा इसमें आती है। मिसलेनियस में स्वास्थ्य, डॉक्टर के यहाँ हम जब जाते हैं उसका पैसा खर्च होता है उसको यहाँ लिखते हैं, शिक्षा वाला इसमें लिखते हैं। मूवी देखने जाना है एंटरटेनमेंट के लिए तो वो भी इसी मिसलेनियस में है। आप अगर बस से ट्रेवल कर रहे हैं, परिवहन है, खुद का वाहन है तो जो डीजल पेट्रोल लगता है वो सब मिसलेनियस का पार्ट है। तो ये इतने सामान इसमें सब शामिल कर रखे हैं। अब खाने वाले में क्या होगा? खाने पीने के सामान में जैसे हम लोग ऑयल सीड्स हैं, दालें हैं, सब्जी है, ये सब खाते हैं ना हम लोग, चावल जो भी खाते हैं ये सब इसमें है। तो ऐसे ही वस्तुओं का समूह बना लिया गया है। इन वस्तुओं के समूहों में संयुक्त रूप से जो वृद्धि होती है उसी के आधार पर सीपीआई नापा जाता है और उसी से हम इन्फ्लेशन निकाल लेते हैं। इनके एवरेज से निकालते हैं, फिलहाल वेटेड एवरेज जो होता है उससे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसी के आंकड़े आए हैं जो मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पर याद रखने वाला बात जो है वो बेस ईयर क्या है, सीपीआई क्या होता है, मुद्रास्फीति कैसे नापते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार में जब पढ़ते हैं, एक होता है श्रिंकफ्लेशन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अपोजिट होता है डिफ्लेशन। तो श्रिंकफ्लेशन छोड़िए, डिफ्लेशन क्या होता है? जब वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। वस्तुओं के मूल्य में कमी। अब देखिए, वस्तुओं के मूल्य में अगर बढ़ोतरी होती है तो इन्फ्लेशन, कमी होती है तो डिफ्लेशन। ठीक, एक होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, स्टैग फॉर स्टैगनेंट, स्टैगनेंट मतलब स्थिर है, फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन है उसके साथ
इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैग्नेंट क्या है, आर्थिक वृद्धि, वह स्टैग्नेंट हो गई है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। आर्थिक वृद्धि स्टैग्नेंट का मतलब स्थिर है, मतलब देश में विकास हो ही नहीं रहा है, आर्थिक विकास। अब आर्थिक वृद्धि नहीं होती है, स्थिर होती है, तो इसको बोलते हैं मंदी। तो आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाता है स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो आप बताइए मंदी प्लस मुद्रास्फीति जब एक साथ होती है तो उसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। एक और शब्द आप सुनते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन, फ्लेशन तो इन्फ्लेशन के लिए यहाँ पे याद रखेंगे। इसके दो पार्ट हो गए ना, श्रिंक प्लस फ्लेशन इज फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो आप जानते हैं मुद्रास्फीति, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, कहते हैं ना कपड़े श्रिंक हो गए हैं, कपड़े सिकुड़ गए हैं। अभी क्या करती है कुछ कंपनियां, मान लीजिए हम फिर से एक बिस्किट का नाम लेंगे, कोई भी बिस्किट लें, किसी कंपनी का नाम लेने से मैं बचूंगा। एक बिस्किट बनाने वाली कोई कंपनी है, ठीक, बिस्किट है 5 रुपये का, और इसमें आते हैं 5 बिस्किट। अब देखा ये है मान लीजिए कि 2020 का, और 2025 तक आते आते उसने कहा ऐसा है बिस्किट तो बेचेंगे 5 ही रुपये का, क्योंकि अगर महंगा करेंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे। बिस्किट तो 5 पैसा नहीं बढ़ाएंगे हम, लेकिन ऐसा करते हैं बिस्किट 4 कर देंगे। डब्बे में बिस्किट किसको पता चलेगा, तो डिब्बे के अंदर बिस्किट 4। आपको पैसा 2020 में भी 5 रुपये देने पड़ रहे थे, 25 में भी। आप एकदम खुश महसूस कर रहे हैं कि साला महंगाई तो बढ़ी ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिस्किट का डब्बा खोला तो उसमें निकले 4 बिस्किट, तब आपको गुस्सा आया कि गड़बड़ हो गया। तो इसने क्या किया, कंपनी ने मुद्रास्फीति से बचने के लिए आपका जो बिस्किट का डब्बा था उसको श्रिंक कर दिया। यही है श्रिंकफ्लेशन। कंपनी मुद्रास्फीति से बचने के लिए अपने उत्पाद का जो साइज होता है, उत्पाद की मात्रा कम कर देती हैं। उत्पाद की मात्रा या सामान की मात्रा, सामान की मात्रा कम कर देती हैं। महंगाई बढ़ रही है लेकिन आपसे पैसा वही ले रही हैं, तो इस तरह से कंपनी अपना काम चलाती हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक था जो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, उसका नाम है पाकिस्तान का लोन। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उस बीच में पाकिस्तान ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया। किसके पास, IMF के पास। ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा, जिसको हम जानते हैं कि क्या था। तो IMF के पास इसने जो अप्लाई किया, तो पहले हम समझते हैं कि अप्लाई करना ही क्यों पड़ा इसको। तो पहले पाकिस्तान की जो स्थिति है वो हम समझते हैं क्या है, देयर आफ्टर हम इस ऋण की बात करेंगे। तो छोटा सा देश है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बीमार है। अर्थव्यवस्था क्या है इसकी, बीमार है। कैसे, ये बताना पड़ेगा। कैसे इसलिए बीमार है क्योंकि वहाँ पर जो मुद्रास्फीति है, अभी मुद्रास्फीति पढ़ रहे थे ना, 23% तक है। 2024 का आंकड़ा है, मतलब महंगाई सोच ली 2024 में 23% महंगाई। हमारे यहाँ इस समय अपने भारत में 4 से 5% के बीच महंगाई है। सोचिए हम लोग कितना परेशान है। तो मुद्रास्फीति अगर 23% हो जाएगी तो स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत ख़राब हो जाएगी, पैसे की वैल्यू ही नहीं है। तो मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो गई, प्लस वहाँ का जो GDP है, ग्रास डेवलपमेंट प्रोडक्ट, वो स्टैग्नेंट हो रखा है
इवन श्रिंक कर गया है। 2017 से 23 के बीच में जीडीपी का साइज कम हो गया है। इसके अलावा वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक जो है, वहाँ मिसमैनेजमेंट बहुत है, जिसकी वजह से ये सब स्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न हो रखी हैं। इसके अलावा वहाँ की जो अर्थव्यवस्था की जो बचत दर है, सेविंग रेट, वो बहुत कम है। बचत दर मतलब पैसा बचा नहीं रहे लोग, खर्च ज़्यादा हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे बचत दर है 30-32% चलती है, तो ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर निवेश, बचत दर जब जब पैसा बचेगा तब निवेश होगा ना। बचत ही नहीं हो रही है तो निवेश भी कम होगा। निवेश कम होगा मतलब निवेश क्या है, अपर्याप्त है। किस चीज़ में निवेश अपर्याप्त है? निवेश दो जगहों पर होते हैं, या तो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है, फिजिकल इंफ्रा, भौतिक अवसंरचना। दूसरा सामाजिक अवसंरचना में, सोशल इंफ्रा। तो यहाँ पर निवेश हुआ नहीं। सामाजिक अवसंरचना मतलब हेल्थ है, एजुकेशन है, स्कूल खोलो, विश्वविद्यालय खोलो, ये सामाजिक अवसंरचना है। भौतिक अवसंरचना में क्या है, आप सड़क बनवाइए, एयरपोर्ट बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, ठीक है, कंपनियां खुल रही हैं, ये सब भौतिक अवसंरचनाएं हैं। तो ये सब विकास होता है, इससे रोजगार मिलता है। अब जब यही नहीं हो रहा है तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? इससे होगा कि उसके ऊपर लोन बढ़ेगा, तो लोन भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, कर्जा। तो इन सब स्थितियों में कर्जा जब बढ़ गया, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, तो सरकार को चाहिए पैसा। सरकार के पास पैसा कम पड़ जाता है तो लेती है सरकार कर्जा। तो पाकिस्तान वही ले रहा है। कर्जा को बोलते हैं लोन, और इसको सभ्य भाषा में बोलते हैं ऋण। थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, कर्जा थोड़ा बुरा लगता है। इसीलिए इसने ऋण के लिए अप्लाई किया था आईएमएफ के पास में। अभी आपको समझ में आई स्टोरी? आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। ये देता है लोन जब किसी देश की हालत होती है खराब, जैसे कि पाकिस्तान की। हमारी भी खराब हुई थी जैसे 1991 में, तो हमने भी लोन लिया था। किससे? आईएमएफ से। तो यहाँ से मिलता है लोन। उस लोन का नाम रखा गया है EFF। ये क्या है? लोन का नाम है जो मिलता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। जब कोई देश बीओपी क्राइसिस से गुजरता है, बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से। ये क्या होता है, जब किसी देश के पास इतनी मुद्रा नहीं होती है, विदेशी मुद्रा, कि वह बाहर से आयात की गई किसी वस्तु का भुगतान कर सके, तो वह देश होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट की स्थिति में, बीओपी के संकट की स्थिति में। जैसे ये भारत है, भारत ने मान लीजिए 10 करोड़ का आयात किया। अब इसके पास 10 करोड़ डॉलर में आयात हुआ, ठीक। भारत के पास पैसा है डॉलर का मात्र 5 करोड़ डॉलर। अब ये लोग आयात तो कर रहे हैं, लेकिन भुगतान तो करना पड़ेगा डॉलर में। हमारे पास तो रुपया खूब है, लेकिन भुगतान विदेशी जब भुगतान करते हैं, बाहर से जब सामान मंगाते हैं, तो करना पड़ता है डॉलर में या विदेशी मुद्रा में। अब आपके पास पैसा नहीं है तो आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा विदेशी मुद्रा में। अब पैसा नहीं है, इसी को बोलते हैं बीओपी संकट। जब किसी देश के पास अपने आयात को भुगतान करने के लिए पैसे खत्म हो जाते हैं, नहीं रह जाते हैं, वह स्थिति होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट की। क्लियर? तो बीओपी की स्थिति होती है तब लेते हैं लोन आईएमएफ से। उसका नाम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इसने भी अप्लाई किया था। किसने? पड़ोसी देश अपना पाकिस्तान।
जहां हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसने अप्लाई किया था, इसका अप्रूवल दे दिया गया था 2024 में ही। तो 2024 में अप्रूवल दिया था 7 बिलियन का, $7 बिलियन का अप्रूवल हुआ था। तो ये पैसा जो 7 बिलियन का इकट्ठा नहीं मिलता है, ये मिलता है किस्तों में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांच। तो कुछ किस्तें भाई साहब उठा चुके थे, अगली किस्त थी जो इनको 1 बिलियन की मिली, जिसका भारत ने किया विरोध। भैया हो, इनको पैसा जब देते हैं आप, तो ये पैसा यूज कम करते हैं, अपने टेरर फंडिंग में ज़्यादा देते हैं। भारत का इशू टेरर फंडिंग को लेकर है ज़्यादा। तो भारत ने बड़ा विरोध दर्ज कराया और वोटिंग में भी भाग नहीं लिया। फिलहाल इसको लोन मिल गया 1 बिलियन का। दूसरा इसने क्या किया, एक और रिक्वेस्ट डाली लोन की, दूसरे तरीके का लोन। उस लोन का जो टाइप है उसका नाम है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड, RSF। ये भी उसी में है, IMF के अंडर में आता है, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबिलिटी फंड। इसकी भी रिक्वेस्ट डाली इसने, इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली गई है। और इसमें रिक्वेस्ट जो की थी 1.4 बिलियन की थी। सब डॉलर में है क्योंकि इनको विदेशी मुद्रा चाहिए। ठीक है, वो एक्सेप्ट भी कर ली गई है, अप्रूव भी हो गई इनकी। तो ये है पाकिस्तान की व्यवस्था। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF के द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा है, या उस देश को दी जाती है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट से गुजर रहा होता है, अर्थात जिसके पास बाहर से इंपोर्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से विदेशी मुद्रा नहीं होती है। तो भारत ने तो 1 2 बार लोन लिया है, 1991 वाला। इन्होंने तो बहुत सारे लोन लिए हैं। लोन पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ से ले रखा है ये सोचिए। कोई देश नहीं छूटा है इनका। चीन से भी ले रखा है, सऊदी से भी ले रखा है, आपको याद होना चाहिए जनरली टर्म, ज़रूरत नहीं है इतना। ADB से भी ले रखा है। तो कई देशों से और कई संस्थाओं से लोन ले रखा है, ऐसा नहीं है कि IMF के पास गए हैं अकेले। ठीक है, तो ओवरऑल ये टॉपिक जो भी था वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक बात और लिख लेंगे, IMF का जो लोन दिया गया इनको ऋण, इसका भुगतान भी इनको करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना लोन है तो भुगतान नहीं करेंगे। इनको लोन जो दिया गया है अर्थव्यवस्था के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए दिया गया है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए, अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल बदलाव करना है, उसके लिए इनको लोन दिया गया है। और ऐसा रिपोर्ट में सबमिट किया गया है IMF के पास कि इन्होंने बदलाव किए हैं पर्याप्त रूप से, इसलिए इनका लोन अप्रूव कर दिया गया है कि ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।